देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मंकू है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये बात यहीं करीब 6 साल पहले की है, जब मैंने सेकंड हैंड टैक्सी खरीदी थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मगर जब मुझे एक ऐसी सवारी मिली जिसने मुझे मौत से रूबरू करवा दिया था, और वो सवारी मुझे एक ऐसी जगह पर ले गई जहाँ पर मैं खुद कभी नहीं गया था, और उसने मेरे साथ क्या क्या किया उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मगर मैं कैसे उस सवारी के चंगुल से बचकर आया वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मगर मैं अपनी किस्मत को कैसे मात देकर आया, उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने वो टैक्सी ली थी तो उस वक्त मेरे गांव वालों को बहुत ही जलन हुआ करती थी, लेकिन मैं उन लोगों को अनदेखा करके अपनी टैक्सी को ऐसे ही चलाता रहा। काफ़ी दिन गुजर गए और धीरे धीरे मेरे पैसों में भी बढ़ोतरी होने लगी। मैं रोजाना टैक्सी को रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा रखता, क्योंकि रेलवे स्टेशन में सवारियां कुछ ज़्यादा ही मिलती, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा रहता। लेकिन ऐसे ही एक रात जब मैं स्टेशन के बाहर खड़ा सवारी का इंतज़ार कर रहा था, तो उस वक्त मौसम अपना रुख मोड़ रहा था। आसमान में चांद को बादल घेरे जा रहे थे। जब बादलों ने चांद को घेर लिया तो बिजली जोरों से चमकने लगी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अब बारिश जोरों से होने वाली है। मौसम को देखकर मैंने सोचा कि मैं भी घर के लिए जल्दी निकलता हूँ, बस अब कैसे भी करके कोई सवारी मिल जाए। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे पास एक औरत और साथ में एक बच्ची भी थी, और उस औरत ने मुझसे कहा कि मधुपुर गांव चलोगे। दरअसल मधुपुर गांव मेरे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर वो गांव तो हमेशा वीरान पड़ा रहता है और उस गांव में तो कोई रहता भी नहीं है। तो ये औरत उस गांव में जाने को भला क्यों बोल रही है। लेकिन मैंने सोचा कि उससे मुझे क्या, मुझे तो बस पैसे मिल जाए, और ये सोचकर मैंने उस औरत को टैक्सी में बैठने को कहा। जब वो औरत टैक्सी के अंदर बैठ गई तो मैंने टैक्सी को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल पड़ा। स्टेशन से वो गांव लगभग 25 किलोमीटर दूर था, जहां जाने में मुझे काफ़ी समय लगने वाला था। एक तो उस वक्त बारिश की बूंदाबांदी भी गिरने लगी थी, और थोड़ी देर के बाद बारिश भी तेज होने लगी थी, जिस कारण मैं गाड़ी को धीमी रफ्तार में चलाए जा रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। अभी मैं गाड़ी को चलाए ही जा रहा था कि तभी मैंने अपने फ़ोन पर समय देखा, तो उस वक्त रात के यही 9 बज रहे थे। समय को देखने के बाद मैंने गाड़ी चलाने में ध्यान दिया, और जब मैंने 15 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया तो मैंने देखा कि वो औरत और वो बच्ची बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे हुए थे। ना ही तो उनके अंदर कोई हलचल हो रही थी, वो तो बस पुतले बने सीट पर बैठे हुए थे। उन दोनों को ऐसे चुपचाप बैठा देख मुझे थोड़ा अजीब लगा, जिस पर मैंने उस औरत से कहा कि अरे बहन जी, आप शांत क्यों बैठे हो। मगर मेरी बात का उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब उस औरत ने मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया तो मैं भी खामोश होकर सामने की तरफ देखने लगा। पर सामने की तरफ मुझे पूरा रास्ता खामोशी से पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। उस वक्त मेरी गाड़ी जिस रास्ते पर थी उस रास्ते पर मुझे कोई भी गाड़ी या बाइक नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई थी सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाने की। अभी मैं गाड़ी को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी मेरे कानों पर मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कि काफ़ी डरावनी आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनते ही मैंने फ़ौरन ही गाड़ी को रोक दिया। मगर जब मैंने गाड़ी को रोका तो तभी उस औरत ने कहा, क्या हुआ भैया, गाड़ी को रोक दी, मधुपुर गांव आ गया क्या। जिस पर मैंने कहा, नहीं अभी तो नहीं आया। ये कहकर मैंने टैक्सी को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त मैं थोड़ा घबरा गया था कि वो आवाज़ भला किसकी थी जो मेरे कानों में अभी अभी आई थी। यही सब सोचते सोचते जब मैं उस गांव के चौराहे पर पहुंचा तो मैंने टैक्सी को रोक दिया। टैक्सी के रुकते ही जब मैंने उस औरत को बोला कि जी आ गया मधुपुर गांव, लेकिन उस औरत ने जब मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो औरत और साथ ही वो बच्ची पीछे सीट पर थी नहीं। उन दोनों को टैक्सी के अंदर ना पाकर मैं तो सदमे में आ गया था कि भला वो गए तो गए कहाँ। और फिर इसी के चलते जब मैंने टैक्सी के बाहर देखा तो मैंने पाया कि वो दोनों लोग गांव के अंदर जा रहे थे। उन दोनों को गांव के अंदर जाता देख मैंने उस औरत को आवाज़ लगाई, अरे बहन जी, मेरे पैसे तो दे दो। मगर वो औरत
बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ती जा रही थी। फिर इसके बाद मैं टैक्सी के फौरन ही बाहर आ गया और उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि मुझे अपने पैसे जो लेने थे। मगर जब मैं उस गांव के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो औरत और उसकी बच्ची रुक ही नहीं रहे थे। वो उस गांव के अंदर बढ़ते ही जा रहे थे। उन दोनों को गांव के अंदर जाता देख मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि पैसे लेने के चक्कर में मैं खुद को ही फंसा लूँगा। मैं अभी उनके पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से लात मारी, और जब मैं नीचे गिरा तो उसके बाद मेरे हाथ में थोड़ी चोट आ गई, जिसके चलते मैं गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, अरे किस बेवकूफ़ ने यह हरकत की है। और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते मेरा गुस्सा भी अब शांत हो गया था। मैं उस वक्त हैरान हो गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मुझे मारा किसने। अभी मैं यही सोचते हुए उठा, और उसके बाद जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मुझे वो औरत और साथ ही उसकी बच्ची कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। उन दोनों के नज़र ना आने पर अब मैं और भी ज़्यादा चिंतित हो गया कि मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं। और वैसे भी मैं इस गांव के अंदर कभी आया ही नहीं था, और ना ही मुझे इस गांव के रास्तों के बारे में मालूम था। मगर मैंने फिर भी उस गांव के और भी अंदर जाने की सोची, और जब मैं उस गांव के बीचों बीच पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहीं एक पेड़ के नीचे गोला बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पत्ते खेल रहे हों। मगर उस वक्त सोचने वाली बात तो ये थी कि कोई इतनी रात को पत्ते कैसे खेल सकता है। लेकिन तभी मुझे याद आया कि लोगों ने मुझसे कहा था कि इस गांव में कोई नहीं रहता, तो ये लोग कहाँ से आ गए। अभी मैं उन लोगों को ही देख रहा था कि उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं इनसे उस औरत के बारे में पूछ लेता हूँ कि इन्होंने उस औरत को यहाँ से जाते हुए देखा है कि नहीं। यही सब सोचकर मैं उन लोगों के पास गया, और जब मैंने उन लोगों को देखा तो मुझे पता चला कि वो लोग सच में पत्ते खेल रहे थे। उन लोगों को पत्ते खेलता देख मेरा शक सही निकला, जब मैंने उन लोगों में से एक आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आपने किसी औरत और एक बच्ची को जाते हुए देखा यहाँ से। पर मेरे पूछने पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद मैंने उससे दोबारा पूछा, पर उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पर पता नहीं वो पत्ते खेलने में इतने ज़्यादा मशरूफ थे कि उसे मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। और जब इसके बाद मैंने दूसरे आदमी से पूछा तो उसने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मगर जैसे ही मैंने उस आदमी को छुआ तो तभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, और फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसे देखकर मेरी सांसें मानो थम सी गई थी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और वो मुझे गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मुझे मारेगा, क्योंकि उसकी आंखें इतनी लाल हो रखी थी जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है। उसका ये रूप देखकर मैंने उसी वक्त अपना हाथ उसके शरीर से हटा दिया कि उससे पहले वो और भी ज़्यादा भड़क जाए। उस आदमी का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक तो रात में ये लोग पत्ते खेल रहे हैं, जो कि मेरे अंदर एक सवाल पैदा कर रहे थे। अभी मैं उन लोगों की तरफ ही देख रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। उस आदमी को इशारा करता देख मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस औरत को कहाँ पर ढूंढूं। मुझे लगा ये आदमी मुझे उस औरत के पास लेकर जा रहा है। यही सब सोचकर जहाँ जहाँ वो जा रहा था मैं भी उसी ओर जा रहा था। फिर जब मैं इस गांव के आखिरी छोर पर पहुंचा तो वो आदमी एकदम से रुक गया, और उसके रुकते ही मैं भी उस आदमी को रुकता देख मैंने उससे कहा, क्या वो औरत यहीं पर है? जिस पर उस आदमी ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, बस वो एकदम से शांत खड़ा रहा। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने सोचा कि शायद मैंने इसके पीछे आके कोई भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पर बस गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ इस आदमी के अलावा। अभी मैं अपने इर्द गिर्द देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी आवाज़ में कहा कि तुमने उस औरत और बच्ची को इस गांव में लाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उस गलती की सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। दोस्तों, उस आदमी के ये कहने पर मैं बुरी तरह से घबरा गया था कि यह आदमी चाहता क्या है। एक तो मैं इसके पीछे ये सोच कर आ गया कि ये मुझे उस औरत का पता बताएगा, और ये खुद मुझे धमकी दे रहा है। उस वक्त मेरा मन तो कर रहा था कि मैं इसे अभी के अभी कोड़ दूं, मगर मैंने अपने गुस्से को शांत किया और उससे कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? एक तो वो औरत मुझे बिना किराया दे चली गई, और ऊपर से तुम क्या बकवास कर रहे हो जब तुम्हें उस औरत के बारे में पता ही नहीं।
तो क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आए? मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा कि जो भी इस गांव में एक बार आ जाता है तो वो कभी वापस नहीं जाता। अगर जाता है तो वो सिर्फ अधमरा होकर जाता है। इतना कहने के बाद वो आदमी एकदम से मेरी आंखों से ओझल हो गया और उस आदमी को एकदम से ओझल होता देख मैं थोड़ा घबरा गया कि अचानक से ये कहाँ पर गायब हो गया। अभी मैं डरा से मैं वहीं पर खड़ा ही था कि तभी मेरी नज़र मेरे हाथों पर गई, जिसे देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल मेरे हाथ से अपने आप ही खून निकलने लगा, जो कि मेरे अंदर डर पैदा कर रहा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मुझे उस वक्त दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन खून बहुत तेज़ी से बहे जा रहा था और खून को इस तरह बहता हुआ देखकर मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से मेरे सर में कोई चीज़ मारी और उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर कुछ समय के बाद मेरी आंखें खुली तो उसके बाद मैंने अपने आप को उस गांव के शमशान के अंदर लेटा पाया। और जब मैं वहां से उठा और अपने चारों तरफ देखा तो उसे देखकर मैं एक पल के लिए सदमे में आ गया, क्योंकि वो दृश्य था ही कुछ ऐसा जिसे कोई भी अगर देख ले तो शायद वो उसी वक्त बेहोश हो जाए। दरअसल मैंने देखा कि जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर बहुत सारी चिताएं रखी हुई थी और उनके ऊपर लोग लेटे हुए थे। और जब मैंने उन लोगों की शक्ल देखी तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन लोगों के चेहरे पर बहुत सारी कीलें गड़ी हुई थी। उनका चेहरा इतना डरावना लग रहा था। उन लोगों के सामने कैसे भी करके मैंने अपने आप को संभाले रखा था, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अभी मैं डरा से मैं खड़ा ही था कि तभी मैंने देखा कि सामने से वही औरत और उसकी बच्ची आ रही थी। उन दोनों को इस जगह पर आता देखकर मैं एक चिता के पीछे जाकर छुप गया और उन दोनों को देखने लगा। दरअसल मैंने देखा कि वो औरत जब शमशान घाट में आई तो उसके बाद उसने कुछ हवन की तरह चालू किया और उसके बाद उसने उस बच्ची को बेहोश कर दिया। बच्ची को बेहोश करने के बाद वो वहीं पर आग जलाकर मंत्रों का जाप करने लगी और उसके बाद उस बच्ची का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। अब ये नज़ारा देखकर मेरे अंदर एक डर पैदा हो रहा था और मुझे ये लगने लगा था कि मैंने इस गांव में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और उस आदमी ने भी मुझे यही कहा था। अभी मैं इन सब बातों में उलझा हुआ था कि तभी अचानक से मैं जिस चिता के पीछे छुपा बैठा हुआ था तो उसी चिता से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो अचानक ही मेरे सामने से गायब हो गया था। लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत ही बुरी हालत में था और उसके बाद उसने मुझसे कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हालत भी हमारी तरह ना हो तो तुम्हें उस औरत के बालों को काट कर उसी हवन के अंदर फेंक देना है और फिर उसके बाद तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम भी हमारी तरह मौत के घाट उतर जाओगे। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया और फिर जब मैंने उस औरत के बारे में उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि ये औरत नहीं है बल्कि एक बूढ़ी डायन है। इसने पूरे गांव वालों को अपने काले जादू से मौत के घाट उतार दिया है। वो औरत इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी, मगर जब उसकी खूबसूरती धीरे धीरे ढलने लगी तो उसने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए काले जादू की सिद्धियां प्राप्त की और उसने धीरे धीरे करके इस गांव के लोगों को अपनी बलि का शिकार बना लिया। और जब इस गांव के लोगों को ये बात पता चली तो कुछ लोग तो ये गांव छोड़कर ही चले गए और जो बचे तो उन सभी लोगों को इस डायन ने मार दिया। तुम्हें जितनी भी लाशें यहाँ पर दिख रही हैं वो इस गांव के ही लोगों की हैं। ये डायन हर 2 महीने बाद आने वाले अमावस्या की रात को स्टेशन से किसी न किसी को अपने काबू में करके इस गांव में लेकर आती है और उसके बाद उसकी बलि देती है। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि एक तरफ ये डायन और दूसरी तरफ इस आदमी की बातें। लेकिन उस वक्त मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि अगर मैं अपने आप को नहीं संभालता तो शायद मैं डर के मारे उसके सामने से भागने लगता और उसके बाद वो डायन मुझे देखकर मेरे साथ क्या करती वो तो सिर्फ वक्त ही बताता। पर जैसा कि उस आदमी ने मुझे करने को कहा था वो उतना आसान भी नहीं था, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। इसलिए मैं उस आदमी के कहे अनुसार मैं बिना किसी आवाज़ और बिना किसी हलचल किए मैं उस डायन के पास जाने लगा। उस डायन के पास जाते वक्त मेरा दिल ज़ोरों शोरों से धड़के जा रहा था, मगर अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए मैं जब उस डायन के थोड़ा नज़दीक पहुंचा
तो मैंने देखा कि उस डायन का चेहरा और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बन गया है। उसे देखकर मेरा दिल अब दहल उठा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का लग रहा था कि अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा क्या होगा। खैर अभी मैं खड़ा यही सोच रहा था कि मैं डायन के बालों को मैं कैसे काटूं कि तभी मेरी नज़र वहीं पास में रखी हुई एक चाकू पर पड़ी। और फिर जब मैंने उस डायन की ओर ध्यान दिया तो उस वक्त वो डायन मंत्रों पर अपना पूरा ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैं बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस चाकू को उठाया और उस डायन के बालों को काटकर सीधा उस आग में डाल दिया। और जैसे ही मैंने वो बाल आग में डाले कि तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को टैक्सी के बाहर पाया और उसके बाद मैं वहां से उठा और सीधा अपने घर पहुंचा। दोस्तों उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, पर उसके बाद मैं कभी भी उस गांव के आसपास भी नहीं भटका। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।